हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना, एनालिसिस करना उसका और उसको डिटेल में सॉल्व करना एक्सप्लेनेशन के साथ। जब एक बार हम लोग अपना किसी भी जीएस के सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन करते हैं, तो उसके बाद उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको यह समझ में आता है कि आपने जिस तरीके से सिलेबस कवर किया है या फिर जिस तरीके से आपने साल भर प्रिपरेशन की है, क्या वो प्रिपरेशन आपकी सही ट्रैक पर रही है। और वो सिर्फ तभी आपको समझ में आता है जब आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप उन्हीं पीवाईक्यूज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये एक तरीके का रिवीजन हो जाता है और आपको ऐसे पॉइंट्स और ऐसे फैक्ट्स और ऐसे कंसेप्ट्स के एडिशन पता चलते हैं जो आपको नॉर्मल किताबों से या नोट से कई बार नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम यूपीएससी की जो पीवाईक्यूज हैं, स्पेशली ज्योग्राफी जीएस के, उनके सभी पीवाईक्यूज को ईयर बाय ईयर डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आसान बनाएगा और ये कहीं ना कहीं गारंटी देगा कि आप प्रीलिम्स में 100 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये 2010 का जो बेसिकली हमारा पीवाईक्यूज है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया है आपसे, विथ रेफरेंस टू द सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अगर आपको सॉइल कंजर्वेशन करना है, यानी सॉइल आपको बचानी है, प्रोटेक्ट करनी है, तो इसमें से कौन सी प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा जरूरी है? क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसेस, टेरेसिंग या विंड ब्रेक। सही जवाब इसका होगा 1, 2 एंड 3, 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो चारों के चारों बेसिकली आपका यहां पर सही जवाब रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन में बेसिकली क्या है कि हम लोग एक ही क्रॉप नहीं उगाते, हम लोग अलग अलग क्रॉप उगाते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड सीजन में आपने गेहूं और बाजरा या गेहूं और चावल उगाया है और आपको पता है कि आपकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ थोड़ी सी वीक हो चुकी है, तो आप उसके बाद लेग्यूम का जो कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं, दालें उगा सकते हैं। इससे बेसिकली जो मिट्टी का नाइट्रिफिकेशन है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफी हद तक वापस आ जाती है। दूसरी प्रैक्टिस अगर हम लोग देखें तो सैंड फेंसिंग है। सैंड फेंसिंग का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी है अपनी जगह से अलग हो जाती है, टूट जाती है, इरोड होकर कहीं और बह जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है खेतों में। तो ये सॉइल इरोजन कहलाता है। इसको रोकने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आसपास सैंड की फेंसिंग कर देते हैं, यानी कि एक तरीके का बैरियर बना देते हैं हम लोग चारों तरफ, जिससे कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना बह सके। वहीं अगर हम लोग हिली एरिया में भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो पानी है वो एक जगह पर जमा नहीं होता और एक कंटिन्यूसली फ्लो से बहता रहता है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है माउंटेनियस रीजन में, और इसे हम लोग टेरेसिंग के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लोग विंड ब्रेक्स की बात करें तो खेत के चारों तरफ आसपास अगर हम लोग पेड़ उगा देते हैं या फिर बहुत सारे श्रब्स या झाड़ियां लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हवा है वो डायरेक्ट खेत तक नहीं पहुंच पाती, मिट्टी को डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाती है। इस वजह से बेसिकली जो विंड है वो सॉइल इरोजन नहीं कर पाती और डैमेज नहीं कर पाती, इसलिए चारों प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 2010 में उस वक्त के करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, अ न्यू टाइप ऑफ अल नीनो कॉल्ड अल नीनो मोडोकी appeared in the news in this context consider the following statements। अब उस टाइम पे बेसिकली एक अल नीनो मोडोकी जो है वो अपीयर हुआ था। इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। नंबर वन, नॉर्मल अल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन वेयर अल नीनो मोडोकी फॉर्म्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो पहला ये है कि भाई जो नॉर्मल अल नीनो होता है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में बनता है, लेकिन ये वाला ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बना था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि नॉर्मल अल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन बट अल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। यानी अगर नॉर्मल अल नीनो आया होता तो एक आध हरिकेन बनाता है, लेकिन ये जो मोडोकी अल नीनो था इसने बहुत सारे और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के जो हरिकेन्स हैं उसको बनाया। इसमें से कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट सही है? तो करेक्ट आंसर आपको इसमें देखने को मिलता है कि जो ओनली टू वाला ऑप्शन है आपका, यानी कि जो बी है, यानी सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है और जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से आपका यहां पर गलत है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है कि नॉर्मल अल नीनो जो है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है और अल नीनो मोडोकी जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होता है, ये गलत इसलिए क्योंकि नॉर्मल अल नीनो जो है वो भी कहीं ना कहीं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है जिसे हम ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बोलते हैं उसको ये पूरी तरीके से गर्म करता है, और यहां पर जो अल नीनो मोडोकी है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन को इसने बेसिकली गर्म किया था।
तो यानी कि आपको स्टेटमेंट जो है रिवर्स दिया गया है। वहीं अगर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए यहां पर करेक्ट बताया गया है क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल अल्नीनो इवेंट इंक्रीज्ड विंड शेयर इन द अटलांटिक ओशन टिपिकली रिजल्ट्स इन द फीवर हरिकेन। सीधी सी बात है, जब नॉर्मल अल्नीनो आता है तो जो विंड है वो उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती, तो बहुत कम हरिकेन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो मोडोकी अल्नीनो है ये काफी ज्यादा इंटेंस आया था, इसकी वजह से बेसिकली हमें हरिकेन्स की क्वांटिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है और हरिकेन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के भी देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग तीसरे लेवल पे बात करें, तीसरे क्वेश्चन पे बात करें, पूछा गया है आपसे व्हाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी विंड्स को बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ कौन किस वजह से बेसिकली रोटेट हो जाती है, तो सीधी सी बात है कोरियोलिस फोर्स, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम सभी को पता है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है उसे हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स का काम यही होता है कि वो किसी भी दूसरी विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है। अगर कोई भी विंड नदर्न हेमिस्फीयर में बह रही है और अगर कोरियोलिस फोर्स उसे अटैक करती है तो कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में किसी भी विंड को राइट हैंड साइड में मोड़ देती है और किसी भी विंड को सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देती है। इस डायग्राम से भी आप यहां पर समझ सकते हैं कि नदर्न में राइट हैंड साइड और यहां पर सदर्न में लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से बेसिकली यहां पर हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला सीन यहां पर होता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पूछा गया है अ ज्योग्राफिकल रीजन हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपको यहां पर तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं ये कौन से वाले पर्टिकुलर रीजन से मेल खाते हैं। पहला है वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, दूसरा है माइल्ड एंड वेट विंटर एंड तीसरा है एवरग्रीन ओक। सीधी सी बात है कि यहां पर मेडिटेरेनियन सी की बात की जा रही है। अगर आपने बायोम्स को थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन है अपने क्लाइमेट और वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की हम लोग बात करें तो 30 to 40 डिग्री नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। स्पेशली अगर नदर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट है, माफ करिएगा, जो मेडिटेरेनियन सी के जो चारों तरफ देश हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज, वो आपके मेडिटेरेनियन बायोम के अंडर आते हैं, जैसे सदर्न यूरोप, नदर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और जो भी मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन्स होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को या फिर मेडिटेरेनियन रीजन या बायोम को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसके जो समर्स होते हैं वो हॉट और ड्राई आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहां पर आपको मिनिमम रेनफॉल जो है वो देखने को मिलता है। और अगर यहां पर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो वो 30 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है। और समर में किसी भी तरीके का आपको रेनफॉल यहां पर नहीं देखने को मिलता। वहीं अगर हम लोग विंटर्स की बात करते हैं तो जो विंटर्स हैं वो माइल्ड और वेट विंटर्स आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के आसपास करीबन करीबन यहाँ पर विंटर्स जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। प्लस विंटर के मंथ में आपको ज्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है जो वेजिटेशन को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसे वेट विंटर्स भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग वेजिटेशन की बात करें तो ओक ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ओक ट्री की फैमिली के अलग अलग स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप होम ओक को देख लें या फिर कॉर्क ओक को देख लें, ये थ्रू आउट आपके एवरग्रीन होते हैं। समर के मंथ में भी आपको कहीं कहीं ना कहीं ग्रीन कवर ये देने को देखते ही हैं। वहीं अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला क्वेश्चन है ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट to about less than 1% of the total water found, and number 2 is on the total fresh water found on the planet earth 95% is bound up in polar ice caps and glacier। तो इसमें से बेसिकली आपका जो ओनली वन आंसर है वही आपको यहां पर सही देखने को मिलता है, यानी कि जो प्लैनेट अर्थ है उसका जो फ्रेश वाटर है यूजेबल जो है वो सिर्फ बेसिकली 1% ही है, यानी 99% ऐसा है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे फ्रैक्शंस में आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो टोटल फ्रेश वाटर है वो जो प्लेनेट अर्थ पे है 95% जो है पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में देखने को मिलता है। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर की बेसिकली बात करें तो वो 68% के आसपास ही है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट। सिक्किम से जो लैटिट्यूड होकर जाती है उसके अलावा कौन से स्टेट की ऐसी लैटिट्यूड है जो सिक्किम को भी बेसिकली पास करती है, यानी कि राजस्थान इसमें सही आंसर है। यानी राजस्थान और सिक्किम से एक ही लैटिट्यूड यानी कि जो 27 डिग्री की लैटिट्यूड है वो आपको देखने को मिलती है कि सिक्किम और राजस्थान दोनों से जाती है, यानी राजस्थान के अलवर से और सिक्किम के गैंगटॉक से।
अब अगर हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस, अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती तो इंडिया में किस तरीके का ज्योग्राफिकल इंपैक्ट हमें देखने को यहां पर मिलता। नंबर वन क्वेश्चन ये है, मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से जो है वो कोल्ड वेव्स आ जाती है, हिमालय को रोक नहीं पाता। इंडो गैंगेटिक प्लेन में हमें बेसिकली अलुवियल सॉइल और ज्यादा फैली हुई देखने को मिलती है, और मानसून का जो पैटर्न है वो बहुत अलग देखने को मिलता है। इसमें जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से ही सही है, क्योंकि देखिए जो साइबेरिया से जो विंड्स चलती हैं, स्पेशली जो आपकी जो जेट स्ट्रीम कोल्ड विंड्स हैं, वेस्टर्ली कोल्ड विंड्स, उसको हिमालय कहीं ना कहीं रोक देता है। इसलिए इंडिया में आपको उतनी ज्यादा सीवियर विंटर्स नहीं देखने को मिलती ईस्टर्न रशिया की तरफ। तो एक तो ये होता ही होता। दूसरा यहां पर ये बोला गया कि भाई जितनी भी आपकी नदियां हैं हिमालयन रिवर से, वो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय को बेसिकली इरोड करती है। तो अलुवियल सॉइल एक प्रॉपर प्लेन में होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में। लेकिन अगर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हिमालय नहीं होता तो यहाँ पर वो रिवर चैनल जो है वो फिक्स नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा जो है नदियां जो है बैंक को इरोड कर देती। और ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन आपको एक लिमिटेड रीजन में देखने को मिलती है, वो बहुत ज्यादा बड़े रीजन में इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो फैली हुई होती। वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि हिमालय का जो रोल है वो मॉनसून में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नदर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सदर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। फिर वो जो नदर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून लेकर आता है, सदर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया में साउथ वेस्टर्न मानसून लेकर आता है। तो ये कहीं ना कहीं काफी हद तक चेंज हो चुका होता। वहीं अगर हम लोग एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द मिनरल सोर्सेस ऑफ इंडिया, यहां पर हमें बेसिकली क्या है कि पेयर करना है कि यहां पर कौन सा मिनरल कहां पर पाया जाता है। कि कॉपर जो है वो बेसिकली झारखंड में है, निकेल उड़ीसा में है, और टंगस्टन यहाँ पर केरला में है। तो यहाँ पर जो ओनली टू है, दैट मीन्स यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो यहाँ पर सही है, बाकी गलत है। क्योंकि अगर हम लोग झारखंड देखें तो वहां पर बेसिकली क्या है, कॉपर लिखा है, तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कॉपर जो है आपको सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक, वहीं निकिल की बात करें ओडिशा, तो ओडिशा जो है वो मेजर सोर्स है निकिल का। वहीं जो टंगस्टन केरला दिया गया है वो केरला नहीं है, दरअसल वो राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि जो बेसिकली गोंडवाना रॉक है इनमें से किस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, मोर देन 90% ऑफ द लाइमस्टोन रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन देम, मतलब गोंडवाना में 90% जो लाइमस्टोन रिजर्व है या तो वो गोंडवाना में पाए जाते हैं, या फिर इंडिया का जो 90% कोल रिजर्व है वो गोंडवाना में पाया जाता है, या फिर जो फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल है वो 90% से ज्यादा गोंडवाना में पाई जाती है, या फिर इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि इंडिया के जो जितने भी कोल रिजर्व हैं, सेकंड वाला बी, उसमें से 90% से ज्यादा आपके पाए जाते हैं गोंडवाना में ही, क्योंकि गोंडवाना सिस्टम जो है इसी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोल सोर्स है आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहां पर ये बेसिकली जो पर्मियन और टेरासिक पीरियड्स हैं वो बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि गोंडवाना में सबसे ज्यादा है, मतलब उस टाइम पीरियड का जियोलॉजिकल ईरा का वो बना हुआ है। वहीं अगर हम लोग 10th क्वेश्चन पे पहुंचे तो इसमें पूछा गया, व्हेन यू ट्रैवल सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल। उसके मेन रीजन क्या है? रेड सॉइल हमें अलग अलग जगह देखने को मिलती है। सीधी सी बात है कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, यानी कि बेसिकली आयरन अगर पाया जाएगा जमीन के नीचे माइंस में, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो सॉइल है उसका कलर जो है वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। इसे हम लोग फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो वो जो मिनरल है जिसमें आयरन है वो मिट्टी में मिल जाता है, जिस वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो सॉइल है उसका कलर रेड हो चुका है। और वैसे भी रेड सॉइल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चावल की खेती काफी अच्छी की जा सकती है उसमें। और अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो रेड सॉइल जो है वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसका लगभग 10% आपको रेड सॉइल ही देखने को मिलता है। अब इंडिया में एग्जैक्टली अगर रीजन देखें तो पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती है, जिसमें आपको तमिलनाडु को एक डिस्ट्रिक्ट है सालेम, बहुत फेमस है वो रेड सॉइल के लिए। प्लस कर्नाटका के कुछ पार्ट, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड का छोटा नागपुर का रीजन, साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रेड सॉइल में फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशिया, आई एम सॉरी, हमस और नाइट्रोजन जो है आपको इसकी कमी देखने को मिलती है। लेकिन वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ऑर्चर्ड, पोटैटो एंड ऑयल सीड जैसी जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिलती ही हैं यहाँ पर। अब रिवर जो है जो हिमाचल प्रदेश से बेसिकली पास करती हैं वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, इसमें सीधे आप आंसर में देखिए कि डी लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो ब्यास, चेनाब,
रावी, सतलज, यमुना, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी हिमाचल प्रदेश से बेसिकली पास करती ही हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ब्यास रिवर की बात करते हैं तो ब्यास रिवर जो है वो रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश के और फिर पंजाब में एंटर करती है। वहीं अगर चेनाब की बात करें तो चेनाब जो है दो अलग अलग नदियों के कन्फ्लुएंस से बना है, एक है चंद्र रिवर, एक है भागा रिवर, इसलिए हम लोग इसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं और हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में ये फ्लो करती है। बाय द वे जो चेनाब है वो इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है, सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम इंडस में चेनाब ही देती है। वहीं अगर हम लोग रावी रिवर की बात करते हैं तो जो रावी रिवर है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और फिर आगे चलकर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर जो है वो तिब्बत के कैलाश माउंटेन में जो आपका एक लेक है, एक तालाब है, राकस ताल, ताल का मतलब होता ही तालाब है, तो राकस ताल लेक से बेसिकली निकलती है और हिमाचल होते हुए पंजाब एंटर करती है। वहीं अगर यमुना की बात करें तो उत्तराखंड में बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहां पर आपको यमुनोत्री ग्लेशियर देखने को मिलेगा, वहां पर एक पीक भी है बंदरपुंज पीक, वहां से यमुना निकलती है और फिर हिमाचल दिल्ली से होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी महाकुंभ भी यहाँ पर चल रहा है उसी के गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पे। वहीं अगर 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो उसमें पूछा गया विच रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि लूनी से रिलेटेड यहाँ से आपसे पूछे गए स्टेटमेंट की कौन सा यहाँ पर सही है। ये गल्फ ऑफ खंबात से होकर बहती है, गल्फ ऑफ कच्छ से होकर बहती है, या फिर बेसिकली ये पाकिस्तान में जाके फ्लो करती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, या फिर ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ का जो मार्शी लैंड है वहां पर पूरी तरीके से खो जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रन ऑफ कच्छ है वहां से जाती है लेकिन जो वहां पर रेतीली मिट्टी है या फिर सूखा पूरा ड्राई रीजन है वहां पर ये पूरी तरीके से खो जाती है। अब इसका ओरिजिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो अरावली रेंज में अरावली रेंज में जो पुष्कर वैली है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है कि आपकी जो ये लूनी रिवर है वो निकलती है हिल्स से होते हुए, थार डेजर्ट से होते हुए, ये बेसिकली रण ऑफ कच्छ तक पहुंचती है। समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि बेसिकली क्या है कि सूख जाती है पूरी तरीके से, पेरिनियल रिवर है वैसे भी, बारिश पे ही पूरी तरीके से डिपेंड करती है। और रण ऑफ कच्छ से बेसिकली जाएगी तो कहीं ना कहीं खारापन भी आपको देखने को मिलेगा ही इसमें, तो इसलिए बेसिकली इसे जो सॉल्ट रिवर है वो कहा जाता है। यहां पर आप इस लूनी रिवर का प्रॉपर एक मैप भी देख सकते हैं यहां से लूनी रिवर इस तरीके से निकल रही है। वहीं अगर हम लोग 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया इज, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का जो लैंड का क्लासिफिकेशन है वो कितना कितना किया गया है, मतलब नेट ऑन एरिया कितना होता है, फॉरेस्ट एरिया कितना है और अदर एरियाज कितने हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन 4 देखने को मिलता है 47% जो है वो आपको यहां पर नेट ऑन एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा 23% जो है फॉरेस्ट देखने को मिलता है और जो अदर एरियाज हैं वो आपको यहां पर 47%, माफ करिएगा 30% के आसपास देखने को मिलते हैं। वेरी इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, यहां पर इंडिया में किस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं। तो यहां पर जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा एरिया जो है कवर करते हैं। ये क्योंकि सेंट्रल इंडिया में या फिर ईस्टर्न फुट हिल्स में, हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां पर पूरी तरीके से ये फैले हुए हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ड्राई सीजन में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं और इनके जो पत्ते हैं वो भी बेसिकली झड़ जाते हैं जब आपको यहाँ पर पानी की कमी देखने को मिलती है। इसमें टीक, साल, शीशम, ये सारी कॉमन स्पीशीज मैक्सिमम पाई जाती हैं, राइट। वही अगर हम लोग 15th क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें कॉफी और टी प्लांटेशन के बारे में पूछा गया है कि दो कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टीवेटेड इन हिल स्लोप्स, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टीवेशन। तो इसमें पूछा गया है कि भाई जो कॉफी और जब चाय का हम लोग उगाते हैं, खेती करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो दोनों हिली एरियाज में ही किया जाता है। वैसे पूरी तरीके से ये सही नहीं क्योंकि कर्नाटका के रीजन में भी होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है वो पूछा गया स्टेटमेंट के थ्रू, कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पूछा गया कॉफी प्लांट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज वेयर टी कैन बी कल्टीवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। और दूसरा पूछा गया है कॉफी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली। तो इसमें देखो पहली चीज तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है कि भाई जो कॉफी है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है ट्रॉपिकल एरिया में, वही लेकिन बेसिकली क्या है कि जो टी है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उगाई जा सकती है। कॉफी के लिए बोला जा रहा है कि उसके लिए सीड चाहिए होते हैं, लेकिन जो चाय है वो स्टेम कटिंग से हो जाता है। तो यहां पर जो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट है वही पूरी तरीके से सही है क्योंकि जो
जो कॉफी है वो भी बेसिकली सीड से ही उगाई जाती है, और जो चाय है वो सीड से और स्टेम कटिंग से दोनों हो सकती है, ठीक है। इसलिए बेसिकली इसको वेजिटेशन प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका यहां पर गलत है। 16th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आप बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां पर ट्रैवल करते हैं तो आपको दूसरा पॉइंट जो है यहां पर हमेशा सिंगापुर ही देखने को मिलेगा। मैप से आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये आपको यहां पर एक एरो दिखने को मिल रहा है, ये सिंगापुर और स्ट्रे ऑफ मलाया के बीच में, क्योंकि जिसको हम लोग बेसिकली मलाया पेनिनसुला भी बोलते हैं और इंडोनेशियन आइलैंड जो है सुमात्रा का, उसके बीच में आपको देखने को मिलता है। दिस इज बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहां पर दूसरे साइड में आपको सिंगापुर देखने को मिलता है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को अगर आप लगातार पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, लेकिन जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, उन सभी के बहुत सालों के पीवाईक्यूज आपको यहां पर दिए जाएंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।